दोस्तों, इंसान कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जिस दिन वो चाह लेगा सारा कुछ बैठे बैठे हो जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही है कि जब बरसात का सीजन शुरू होने वाला था और एक महिला अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर बहुत ही परेशान थी, क्योंकि उसका घर बारिश में किसी भी वक्त गिर सकता था। अपनी घर की मरम्मत के लिए वो महिला ईंट भट्टे पर जाती है ईंट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो ईंट भट्टे का मुंशी होता है वो उसको भगा देता है। जब वो लौट कर आ रही थी तभी उसकी मुलाकात उस भट्टे के मालिक से होती है। और दोस्तों, उसके बाद जो होता है एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक महिला जिसका नाम मंजू होता है। उसकी उम्र 30 साल की होती है। वो पिछले 4 सालों से विधवा थी। उसका एक बेटा होता है 7 साल का जिसका नाम पुलकित होता है। मंजू दोस्तों, उसके सास ससुर उसको बंटवारा करके एक छोटा सा ऐसा घर दे दिए थे कि जिसमें उससे पहले जानवर रहते थे। घर बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही पुराना था, उसके हिस्से में वही आता है। और उसके बाद दोस्तों, वो घर ऐसा था कि किसी भी वक्त बारिश में गिर जाता, इसीलिए उसे रिपेयर करने के लिए वो पाई पाई जोड़ती है और उसके बाद ईंट भट्टे पर जाती है। वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक ईंट भट्टा होता है। वहाँ पर जाती है, एक मुंशी होता है, उससे मुलाकात करती है। कहती है कि भैया मुझे कुछ ईंट चाहिए। मुंशी कहता है कितना चाहिए? 1 टाली, 2 टाली, 5 टाली, 10 टाली? वो कहती है भैया इतना नहीं चाहिए, बस मुझे एक छोटा सा घर बनाना है, 3 दीवार उठानी है। कहता है कितना बड़ा घर? तो भट्टे पर कुछ काम करने वालों के लिए घर बने थे। इशारा करके कहती है कि उतना बड़ा बनाना है। उसके पास दोस्तों 5,000 रुपये थे। वो मुंशी को दिखाते हुए कहती है मेरे पास ये 5,000 रुपये हैं, इसमें कितना ईंट मिल जाएगा? मुंशी दोस्तों हंसता है, कहता है कि इतने में तुम 1 टाली भी ईंटा नहीं मिलेगा, 1,000 भी नहीं मिलेगा। 1,000 ईंट भी 7-8 हज़ार रुपये का आता है। तुम 5,000 रुपये लेकर आई हो घर बनवाने के लिए ईंट लेने। कहती भैया कुछ उधार दे दो। रिक्वेस्ट करती है, मजबूरी बताती है कि कोई सहारा नहीं है, सबने हमको एकदम से अलग कर दिया है और कुछ रहम करो, उधार दे दो। वो कहता है कि जो पहले से पैसा जमा कर रखे हैं उनका ही नहीं हम लोग दे पा रहे हैं, तुम उधार लेने आई हो, ईंट नहीं मिलेगी। वो रिक्वेस्ट करती है, कहता है बातें करना बेकार है, बहस मत करो और तुम यहाँ से चली जाओ। दोस्तों, वो निराश होकर लौट कर आती है, लेकिन उसका जो बेटा था पुलकित वो 2 ईंट उठा लेता है वहाँ से। वो कहती है किस लिए उठा लिया? कहता है मैं इससे घर बनवाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा। कहती है 2 ईंट से घर बन जाएगा? अभी ईंट अपने पैर पर गिरा लेगा, लेने के देने पड़ जाएंगी और परेशानी बढ़ जाएगी, ईंट को रख दे। लेकिन दोस्तों पुलकित जो है वो रोने लगता, कहता मैं नहीं रखूँगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जिस बात पर वो जिद कर लें वो जो है पूरा करके ही दम लेते हैं। वो उससे ईंट छीनती है, वो ईंट रखता नहीं है। और तभी जो है भट्टे के मालिक जिनका नाम विजय बहादुर होता है दोस्तों, उनके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी होती है। वो अपनी गाड़ी से उस भट्टे पर रोज आया जाया करते थे। जब वो देखते हैं उस माँ बेटे में झड़प और वो 2 ईंट उठा कर लेकर आ रहा है तो कहते हैं ओ बच्चे ये ईंट लेकर कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं घर बनवाऊंगा। वो मुस्कुराते कहते हैं कि इस तरीके से ईंट चुरा कर तुम घर बनवाओगे? 2 ईंट से घर बन जाएगा तुम्हारा? फिर मंजू से पूछते हैं क्या बात है, इस रास्ते से तुम कहाँ आ रही हो? दोस्तों, क्योंकि भट्टे का ही वो रास्ता था, उसके अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। तो कहती है, सारी बात बताती है, साहब ईंट लेने गई थी, ऐसे ऐसे बात हुई और मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जो है आ जाओ, वापस आ जाओ। और उसके बाद वो दोस्तों जाते हैं ईंट भट्टे बगल में जो उनका बैठका बना होता वहाँ पर वो बैठते हैं। मंजू जाती है उनके सामने, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हैं। जो विजय बहादुर थे उनकी भी उम्र करीब 40 साल की थी। वो कहते हैं कि कहाँ पर रहती हो? बताती है फला गांव। कहते हैं अच्छा यहाँ से तो 4-5 किलोमीटर दूर वो गांव है। और घर में कौन कौन है? तो कहती है सारा कुछ बताती है। कहते हैं तो घर बनवाना है तुम्हें? कहती है हाँ साहब बनवाना तो था। तो कहते हैं तुम्हारा गुजारा कैसे होता है और पति की मौत कैसे हुई? कहती है कि बस बहुत गुटखा खाते थे, गले का कैंसर हो गया, इसीलिए उनकी मौत हो गई। वो कहते हैं बताइए, उसके बावजूद भी लोग गुटखा खाना नहीं छोड़ते हैं। कहती है कि अब क्या ही कहें।
तो बहुत दुखी हूँ साहब। कहते हैं कि फिर गुजारा कैसे होता है? कहती बस कहीं कहीं मेहनत मजदूरी कर लेती हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन काम मिल जाता है, ऐसे हो जाता है गुजारा। विधवा पेंशन लग गया है पिछले 1 साल से, तो वो भी आता है 500 रुपये। तो वो कहते हैं कि कोई परमानेंट काम कर लो, अगर रोज़ की कोई काम करना चाहो तो करोगी। तो कहती है साहब बहुत अच्छा होगा अगर रोज़ की रोज़ी मिल जाए, चाहे 10 ही रुपये की मिले तो वो अच्छा होता है। ऐसे तो दिहाड़ी मजदूरी कभी 15 दिन तक भी नहीं मिलती है। तो कहते हैं ठीक है, मेरे पास ही एक काम है, मेरे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं और उन्हीं की देखभाल करनी है, तो क्या तुम ये काम कर सकती हो? वो कहती है साहब मैं कर लूँगी। विजय बहादुर कहते हैं कि लेकिन मेरे माता पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, कभी कभी वो अपने चारपाई से उठ भी नहीं पाते हैं, तो सारा कुछ उनका चारपाई पर ही होता है, तो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी और मेरे माता पिता को जो है उनसे अच्छे से बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब कोई ना रहे तो तुम उनको डांटो फटकारो। वो कहती है साहब ऐसा क्यों कह रहे हो, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद कहते हैं ठीक है, तो कब से काम पर आओगी? कहती है साहब कब से क्या आना, अभी ही चलो आप वहाँ पर जो है मुझे दिखा दो। कहते हैं अरे अपने घर पे बता कर आओगी, ताला मार कर आओगी, क्योंकि वहीं पर तो तुम्हें रहना पड़ेगा। कहते हैं साहब अब किसको बताना, कोई तो ऐसा है ही नहीं, तो फिर अब जाना भी क्या, ताला वाला मैं मार कर ही आई हूँ, तो चलो मैं आपके घर ही चलती हूँ। वो दोस्तों हैरान हो जाते हैं। फिलहाल उसे गाड़ी पर बिठाते हैं और जो है वो अपने घर ले जा रहे थे, लेकिन जो पुलकित था दोस्तों वो फिर से 2 ईंट उठा लेता है। वो कहते हैं अरे बेटा ये ईंट का क्या करोगे? कहता मैं घर बनवाऊंगा। वो हंसते कहते बेटा पहले पढ़ाई कर लो, बड़े हो जाओ और 2 ईंट से कैसे घर बनाओगे? लेकिन दोस्तों बस वही था, जिद पकड़ा रहता। कहते हैं ठीक है, और खुद से उसकी ईंट उठाकर अपने डिग्गी में गाड़ी में रख लेते हैं। कहते हैं ठीक है, ये तुम्हारा ईंट तुम्हारे साथ ही रहेगा। और उसके बाद दोस्तों वो अपने घर पर ले जाकर वहाँ पर छोड़ते हैं। उनकी माता का नाम शांति देवी होता है, उम्र करीब उनकी 80 साल के आसपास हो रही थी। उनके पिता भी 85 साल के थे। दोस्तों उनके पिता का नाम सूर्यनाथ होता है, वो भी काफ़ी बुजुर्ग थे और चलने फिरने में असमर्थ थे। बड़ी मुश्किल से 4-6 कदम चल पाते थे, क्योंकि 2-4 साल पहले उनको पैरालाइसिस हो गया था। तो इसी वजह से उनकी हालत बहुत दयनीय थी। वो जाकर कहते हैं कि देखो ये मेरी अम्मा है, ये मेरे बाबूजी हैं, इन्हीं की सेवा करनी है, देखभाल करनी है। अपनी माँ से भी कहते हैं कि अम्मा ये जो है काम करने आई हैं, जो भी ज़रूरत होगी इनको बता देना। अब शांति देवी जो है मंजू को देखती हैं तो सोचती हैं चलो ये भी आई है, 10 दिन में चली जाएगी, 15 दिन में चली जाएगी, क्योंकि आज से पहले ऐसे ही होता था, कोई उनके पास टिक कर काम कर नहीं पाता था। क्योंकि दोस्तों बुजुर्गों की सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके मन में सेवा भाव रहेगा वही कर पाएगा, और जिसके मन में सेवा भाव नहीं रहेगा, चाहे उसको तुम 50,000 महीने का दे दो, लाख महीने का दे दो, वो नहीं कर पाएगा। तो यही बात जो है उनके साथ थी, कोई जो है वहाँ पर टिक नहीं पाती थी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब ये मंजू जो है उनसे बातचीत करवाते हैं और उसके बाद ये छोड़कर चले आते हैं। शाम को जब वापस जाकर देखते हैं तो दोस्तों उनका दिल बाग बाग हो जाता है। वो देखते हैं उनके माँ के बाल बनाए हुए, नहाई धोई, एकदम साफ सुथरी, सब कुछ चकाचक लग रहा है। उनके चेहरे पर ताजगी थी। दोस्तों जब वो अपने माता पिता को खुश देखते थे तो खुश हो जाते थे, जब उनका मन उदास होता था तो ये भी उदास हो जाते थे। चाहे ये रोज के लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन इनकी जो है दुनिया माता पिता ही थे। इनकी कहानी जो है कुछ दोस्तों बहुत ही अजीब प्रकार की थी, क्योंकि जो विजय बहादुर थे अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनके पिता भी भट्टे चलाया करते थे और 100 बीघा जमीन थी, तो एक से एक रिश्ते इनके पास आते थे। और दोस्तों ऐसे ही एक दिल्ली के जो व्यापारी थे वो अपनी बेटी की शादी जो है उनसे कर देते हैं विजय बहादुर से। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की थी पढ़ी लिखी थी, उसे जरा भी गंवारा नहीं था कि वो गांव में रहे और ये भट्टे वगैरह का काम जो भी लोग आते थे घर पे, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो विजय बहादुर से कहती थी तुम गंवार हो, तुम्हारे माता पिता गंवार है, ये कैसा इलाका है, मैं कहाँ शादी करके फंस गई। दोस्तों कभी भी उनके जीवन में जो एक खुशी होती है वो खुशी वो रही नहीं। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहा, इसी बीच में उनका एक बच्चा भी हो गया।
और उसके बाद दोस्तों वो जाकर दिल्ली ही शिफ्ट हो गई। विजय बहादुर को अपने बच्चे से भी वो मिलने नहीं देती थी। उनके ऊपर तमाम उसने केस लगवा दिए। बोली कि तुम्हारे मैं सारे भट्ठे बिकवा दूंगी, और मारपीट का सारा कुछ उसने जो है उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया कि बस इसीलिए कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, सारा कुछ बेच के चलो दिल्ली में रहो, मेरे साथ रहो। लेकिन उनको ये गंवारा नहीं था। बोले मेरा समाज है, गांव है, मेरा इतना नाम है। फिलहाल उनके पास 3 भट्ठे चल रहे थे। ये उनके मेहनत का नतीजा था, जो उन्होंने पिछले 10 सालों से अपने दम पर ये सब खड़ा किया था। लेकिन वही था कि उनके जीवन में सुख चैन नहीं था। और बहनें उनकी थी जो कभी, वो भी बड़े घर में उनकी शादी हो गई थी विजय बहादुर के बहनों की, कभी 1 हफ्ते 4 दिन के लिए वो आती थी। तो इसीलिए वो बहुत ही निराश रहते थे कि उनके माता पिता की सेवा नहीं हो पाती, और वो भी जो है अपने पत्नी बच्चों के साथ नहीं रह पाते। तो उनके जीवन में दुख ही दुख था। और माता पिता भी जो है, अब उनकी अवस्था ऐसी थी कि परेशान थे। हालांकि खाना बनाने के लिए वो अपने घर में आदमी वगैरह रख रखे थे, लेकिन बस वही था कि आत्मीयता नहीं थी कि जो तबीयत से उनसे बात करे, हंस के 2-4 बातें करे। लेकिन मंजू जो है वो दोस्तों अलग टाइप की महिला थी। वो बहुत ही सीधी सादी सज्जन, एक देवी समान महिला थी। बस वक्त की हालात की मारी हुई थी। वो उनकी सेवा करी थी सारा दिन। तो जब विजय बहादुर ये सब देखते हैं और उसके बाद देखते हैं वो भी काम में लगी हुई है, तो उससे कहते हैं आज तो मैं धन्य हो गया, इतना मैं साफ सुथरा अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। और अब तुम भी क्या सारा दिन काम में लगी रहोगी, और कुछ बाद में कर लेना, कुछ आराम भी कर लो। वो कहती है कि हाँ अब तो रोज ही करना है, थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं कुछ सामान वगैरह है तो बता दो, मैं ले आता हूँ। तो फिर वो अम्मा के लिए जो है कहती है, अम्मा के लिए धोती 2 ला दो, बाऊजी के लिए ला दो कुछ सरफ साबुन वगैरह, यही सब डिमांड करती है। झाड़ू वाड़ू कहती है जो बिस्तर हैं इनके अगर कवर मंगवा देते तो सही रहता। वो कहते हैं कि सारा कुछ तो मैं मंगवाता ही रहता हूँ, लेकिन तुमसे पहले जो भी आते थे वो बड़े लापरवाह थे, तो इसीलिए कोई बात नहीं, मैं सब कुछ नया मंगवा दूंगा। दोस्तों अगले दिन से सारा कुछ नया मंगवा देते हैं। दोस्तों ना सिर्फ विजय बहादुर के माता पिता के दिन बदल जाते हैं, बल्कि विजय बहादुर के दिन भी बदल जाते हैं। क्योंकि जब भी वो काम से आते थे अपने माता पिता के पास ही सबसे पहले जाते थे, और वहाँ पर दोस्तों तुरंत वो कुर्सी लाकर रखती थी, उसे अपने आंचल से पोंछती थी, 1 गिलास पानी लाकर देती थी, कुछ मीठा होता था वो लाकर देती थी। और उसके बाद अगर गर्मी लगती थी तो वहाँ पर बेना भी जो है वो डुलाती थी, उन्हें जो है हवा करती थी। ये सब देखकर दोस्तों उनके आंखों में आंसू आ जाते थे कि काश जो है मेरी पत्नी अगर ये सब नहीं करती, लेकिन यहाँ पर रहती, प्यार से 2 बातें ही करती, तो वही मेरे लिए बहुत था। लेकिन दोस्तों उनके नसीब में ये सब नहीं था। अब दोस्तों उसके बाद जो विजय बहादुर थे, पुलकित का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा देते हैं, और फिर इत्मीनान से वो भट्ठे पर आने जाने लगते हैं, बगैर किसी टेंशन के अपना बिजनेस करते हैं। क्योंकि अब माता पिता की तरफ से जो उनकी चिंता थी वो दूर हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों जब 10-15 दिन बीत गया, एक दिन शांति देवी जो है वो कहती हैं मंजू से कि बेटा एक काम कर देती तो बड़ा अच्छा रहता। मंजू देवी कहती बताइए अम्मा जी, काम करने के लिए ही तो मैं हूँ यहाँ पर। कहती हैं कि बेटा पुराने ज़माने में कभी महुआ की रोटी, कभी चूनी की रोटी, कभी दाल की रोटी, कभी जो है बाजरे की रोटी, ये सारी चीज़ें मिलती थी, और खाने का मेरा और बुढ़ऊ दोनों लोगों का बहुत मन करता है। मन तरस गया, बहुत दिन हो गए खाया नहीं, जब मेरे हाथ में दम था तो बनाती थी, और बस खाने का मन करता है, तो अगर तुम बना दो तो बड़ी कृपा होगी। कहती अम्मा जी मैं तो बना तो दूंगी, लेकिन मैं कभी बनाई नहीं हूँ, अगर नहीं बन पाएगा अच्छा तो क्या होगा। कहती हैं कि बेटा बस मैं वहाँ पर बैठ के बता दूंगी, तुम बना तो दो, अगर उसकी खुशबू भी मुझे मिल जाएगी तो हम दोनों धन्य हो जाएंगे। कहती अम्मा जी ठीक है, मैं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। और उसके बाद दोस्तों एक दिन वो महुआ जाती है, बीन कर लाती है, उसे आटे में गूंथ कर और पत्ते वगैरह में लपेट कर वहाँ पर कंडे के आग में और सेक रही थी। और उसके बाद दोस्तों जब वो बनता है तो बहुत ही लजीज बनता है। अब उनके माता पिता दोनों खा रहे थे, और जो है वो एक रोटी जो है वो बचा के रखी हुई थी विजय बहादुर के लिए। शाम को आते हैं, तैसे ही उन्हें 1 गिलास पानी लाती है और प्लेट में लाकर वो देती है। कहते हैं ये क्या है। कहती है अम्मा के लिए मैंने बनाया है, उनका महुआ की रोटी खाने का मन कर रहा था। अब दोस्तों ये सुनने के बाद उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
कहते हैं धन्य हो आप, और जो है इस तरीके से मेरे माता पिता का ख्याल रखती हो। फिर वो कहती है कि साहब कुछ बाज़ार से और भी चीज़ें जो जो उनकी माँ कहती हैं मंगवा देते तो मैं अम्मा को बनाती खिलाती, और जो है इनका जो है मन करता है। वो कहते हैं अरे क्यों नहीं मंगा दूंगा, सारी चीज़ें मंगा दूंगा। अब दोस्तों सारा कुछ वो बाज़ार से मंगवा देते हैं। हालांकि घर में सबका खाना एक जगह बनता था, लेकिन जो मंजू थी वो जो है स्पेशल इन लोगों के लिए अलग से चूल्हा रखकर और उन पे देसी टाइप के खाना बनाकर खिलाती रहती थी। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि 3 महीनों के अंदर अंदर जो माता पिता विजय बहादुर के यानी कि शांति देवी और सूर्यनाथ, जो कि मुश्किल से 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, उनकी सेहत में इतना सुधार हो गया कि जो सूर्यनाथ थे दोस्तों वो लाठी लेकर पूरे गांव का चक्कर मारने लगे। और सब लोगों ने कहा अरे दादा काका आपका तो काया पलट हो गया, आपकी बड़ी सेवा हो रही है। वो कहते हैं कि बच्चा अभी देखो मैं 10 साल तक और जीऊँगा ऐसे ही। और इस तरीके से दोस्तों बहुत खुश थे। कुल मिलाकर जो है दोस्तों इन लोगों के जो दशा थी वो सुधर जाती है और विजय बहादुर इन सब चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। जब 4 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन लाकर वो जो मंजू थी उसके हाथ पर वो 40,000 रुपया रखते हैं। वो पैसा जैसे देखती कहती साहब ये क्या है। वो कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह है और क्या है, कभी तुम मांगती नहीं हो। अब दोस्तों मंजू जो है उतने पैसे देखकर रोने लगती है। कहती है साहब मेरा बेटा पढ़ रहा है, मुझे कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहे हैं, और क्या चाहिए मुझे, और इतना पैसा आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो कहते हैं कि जितना तुम काम कर रही हो ना उसके बदले ये कुछ भी नहीं है, तो ये पैसे तुम अपना तनख्वाह तुम्हारा है इसको अपने पास रख लो। कहती है मैं कहाँ संभालती फिरूंगी, और आप जो है इसे अपने पास ही रखिए, जब ज़रूरत होगी मुझे दे देना। वो कहते हैं कि चलो तुम्हारा बैंक खाता खुलवा देता हूँ भाई, अपना तनख्वाह अपने बैंक में रखो। और उसके बाद दोस्तों बैंक में ले जाते हैं, उसका खाता खुलवाते हैं। बैंक के अंदर उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन दोस्तों बैंक मैनेजर से उनकी जान पहचान थी। जैसे ही जाते हैं सारा काम वो करवा देते हैं और फिर उसके खाते में पैसा जमा करके पासबुक उसके हाथ में दे देते हैं। और उसके बाद ये उसे गाड़ी में लेकर घर चले आते हैं। और इधर दोस्तों पुलकित भी बहुत खुश था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बहुत ही होशियार हो जाता है, होशियार तो पहले से ही था। तो इस तरीके से दोस्तों चलता रहा। लेकिन एक दिन जो है वो उनकी पत्नी को, जो कि दोस्तों पिछले 7-8 सालों से उनसे अलग ही रह रही थी, दिल्ली में रह रही थी, कभी वहाँ पर आई भी नहीं थी, बस फ़ोन पर कभी कभार धमकियाँ देती थी। ना जाने कौन उसे बोल देता है कि विजय बहादुर ने दूसरी शादी कर ली है। अब वो आकर धमक पड़ती है वहाँ पर अपने दल बल के साथ और धमकी देती, कहती है ये कौन है, ये रखैल है या बीवी है, क्या है। और दोस्तों वो मंजू जो थी वो रोने लगती है, लेकिन उसके तरफ से जो उनके जो अम्मा बाबूजी थे वो बोलते हैं, कहते तू यहाँ पर किस लिए आई है, और ये जो भी है अब यही हमारी सब कुछ है, तू यहाँ से चली जा, क्या लेने आई है। दोस्तों उसके बाद वो बड़बड़ा कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं अरे ये तो काम करने वाली है और तुम कहाँ परेशान हो रही हो इसके पीछे। अब दोस्तों वो चली जाती है और इस बात से सारे लोग काफ़ी दुखी होते हैं। एक दिन जो है शांति देवी विजय बहादुर को बुलाती हैं, अपने पास बिठाती हैं, कहती बेटा ये जो मंजू है बहुत बेचारी हालात की मारी हुई है, तो तुम एक काम करना, इसके लिए कुछ ऐसा कर देना कि कभी किसी के सामने इसे हाथ पसारने की नौबत ना आए, कभी इसके बच्चे को ठोकर ना खाना पड़े, इसका कष्ट काट देना बेटा, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत आशीष मिलेगा, तुम और तरक्की करोगे। वैसे भी समाज के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन इसके लिए कुछ कर देना। वो कहते हैं कि ठीक है अम्मा। और उसके बाद एक दिन वो मंजू देवी से कहते हैं कि तुम जब से आई हो अपने घर से, अपने घर नहीं गई, वहाँ पे लोग क्या सोचते होंगे, तुमने बताया भी नहीं वहाँ पर जाकर, तो चलो कम से कम तुम्हारा घर देख आता हूँ। वो कहती है कि मैं तो आई थी उसी घर को बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने मुझे अपना लिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कहते हैं नहीं अब जो भी है चलो एक दिन तुम्हारा घर देख आते हैं। और दोस्तों एक दिन बैठकर ये लोग जाते हैं अपने घर पे। पुलकित जो है वो 2 ईंट लेकर जाता है, अपने घर पे रख देता है, कहता है यही घर मैं बनवाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों जब वहाँ पर वो जाती है तब सारे लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो इनके यहाँ काम कर रही है, वरना लोगों को यही पता चल रहा था कि ये मायके चली गई और अब यहाँ कभी नहीं आने वाली।
लेकिन दोस्तों सबको पता चल जाता अच्छा ये वहाँ पर काम कर रही है। और उसके बाद फिर ये लोग चले आते हैं। आने के बाद वो एक ठेकेदार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा है, उस ज़मीन का वो फ़ोटो खींच कर लाए थे। कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा ज़मीन है और इस पर 2 मंजिला घर बनाना है, कितने दिन में बना दोगे, बजट बता दो। वो कहता है कि साहब 10-12 लाख रुपए लगेंगे और बस जब आप कहोगे तब बना दूंगा। कहते हैं हमें दिवाली तक इसको चाहिए, दिवाली 2025 तक। उसमें दोस्तों 3-4 महीने का वक्त बचा था। वो कहता है कि ठीक है साहब, बना देंगे, ईंट आपके पास है, आप भिजवा दीजिए और मैं बाकी का काम शुरू कर देता हूँ। और दोस्तों फिर वो घर बनना वहाँ पर शुरू हो जाता है। और दोस्तों इधर मंजू इस बात से बेखबर इनके माँ बाप की सेवा पूरे मेहनत और लगन से करती रही। तब तक दोस्तों 1 साल का वक्त भी बीत जाता है और जब भी मंजू उनके सामने आती थी पानी लेकर, चाय लेकर, और ये मंजू को निहारा करते थे, सोचते थे काश मेरी पत्नी भी ऐसे ही होती। दोस्तों इस तरीके से उनके मन में एक अलग ही लगाव हो जाता है। अब दोस्तों जो मंजू का घर था उधर बनना शुरू हो गया, बन के तैयार भी हो गया और उसके बाद डेंट पेंट सब कुछ हो गया। 3-4 महीने में दीपावली का समय आ गया तो एक दिन वो मंजू से कहते हैं कि अरे दिवाली का समय आ गया, तुम जाओ अपने घर की वहाँ पर जो है साफ़ सफाई करी आओ। तो कहती है कि हाँ साहब, अब सोच तो रही थी कि दिवाली आ जाएगा तो जाऊँगी, 4 दिए जला आऊँगी। उसे तो वही पता था कि उसका खंडहर वाला घर है। और फिर जब दिवाली आ जाता है, दिवाली से 1 दिन पहले वो कहती है कि साहब मैं जो है जा रही हूँ और 2 दिन में आ जाऊंगी। अम्मा बाऊ का पैर छूती है, उसके बाद कहती है मैं जो है आ जाऊंगी। वो लोग कहते हैं ठीक है बेटा जाओ। विजय बहादुर उसे 10,000 रुपये अलग से देते हैं, कहते हैं ये ले जाओ और मेरे तरफ से वहाँ पर लोगों को मिठाई बांट देना, कुछ कपड़े ले लो, पुलकित के लिए भी ले लो, अपने लिए भी ले लो। दोस्तों उसके बाद वो जाती है अपने घर पर। लेकिन जब वहाँ पर जाती है तो दोस्तों उसके ऊपर क्या बीती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके मुंह खुले के खुले, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। देखती है ये क्या है, मेरे ज़मीन पर ये घर किसका। कुछ वो समझ पाती या किसी से कुछ पूछ पाती। तभी दोस्तों जो ठेकेदार था वो आ जाता है, कहता है क्या देख रही हो, तुम्हारा ही घर है और विजय बाबू ने बनवाया है, ये लो चाबी, चलो मैं तुम्हारा घर तुम्हें ही दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिलहाल ठेकेदार जाता है, घर का कोना कोना दिखाता है। पुलकित बहुत खुश होता है घर देखकर अपना, और उसके बाद वो चाबी देकर चला आता है। लेकिन दोस्तों उसके फौरन बाद जो मंजू थी अपने घर में ताला मारती है और वहाँ से आती है वापस विजय बहादुर के घर पर। वहाँ पर वो मिलते नहीं, भट्ठे पर गए थे, भट्ठे पर जाती है और वहाँ पर ऑफिस में वो बैठे हुए थे। उनको देखती है, वो मंजू को देखते हैं दोस्तों, देखते ही वो रोने लगती है और दौड़कर उनके सीने से लग जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहते हैं कि क्या हो गया। कहती है कि आपने मेरा घर बनवा दिया, इतना बड़ा घर बनवा दिया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया, मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। अब दोस्तों वो रो रही थी, उसका रोता देख ये भी रोने लगते हैं। कहते हैं यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जो तुम हमारे ऊपर एहसान कर रही हो उस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे। जो तुमने हमारे माता पिता की सेवा करी, जो तुमने हमारे प्रति आत्मीयता दिखाई। मैं बहुत निराशा में रहता था, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देख लेता था, तुम एक गिलास पानी देती थी, तो मैं सोचता था कि हाँ मैं भी एक इंसान हूँ। दोस्तों उसके बाद वो उनके सीने से लिपट कर रोने लगती है और फिर वो कहते हैं घर तो बनना ही था तुम्हारा, तो इसीलिए घर बनवा दिया। वो कहती है क्या फ़ायदा उस घर बनवाने का, अब तो मैं जो है वहाँ पर जो रहना ही नहीं है, रहती तो आपके ही पास हूँ, अम्मा बाबू के पास रहती हूँ। तो वो कहते हैं जब अम्मा बाबू जी नहीं रहेंगे तब तो तुम वहाँ पर जाओगी ही जाओगी। कहती मैं कभी नहीं जाऊँगी और जब तक मेरी सांस रहेगी मैं आप लोगों की ही सेवा करती रहूँगी, अम्मा बाबू जी नहीं रहेंगे आपकी मैं सेवा करती रहूँगी। तो वो कहते हैं, अब दोस्तों उसकी बात सुनकर वो रोने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दीपावली के बाद आ जाती, इतना जल्दी भी आने की क्या ज़रूरत थी। वो कहती है बस मैं आपको देखने आई थी, आपके छाती से लगकर मेरा रोने का मन कर रहा था तो रोने आई थी। वो कहते हैं कि ठीक है फिर कब मेरे छाती से लगोगी। दोस्तों फिर वो तुरंत जो है उनके सीने से लग जाती है और उसके बाद दोस्तों उस दिन से उनके बीच में एक
अलग ही भावना, एक अलग ही लगाव, एक अलग ही जुड़ाव उत्पन्न हो जाता है। और फिर वो बहुत कुछ सोचते हैं, फिर जाकर अपने अम्मा बाबूजी से बात करते हैं कि बस एक सलाह लेनी थी और एक जो है आप ही हमारे सब कुछ हो। तो कहते हैं कि मैं जो है अब ये जो मंजू है इसे अपनाना चाहता हूँ। अब दोस्तों जो उनके माता पिता थे वो ये बात सुनकर खुशी के मारे रोने लगते हैं, कहते हैं हम भी तो यही चाहते थे। और उसके बाद दोस्तों फिर जब वो मंजू से ये बात करते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो मेरी पत्नी बनके। अब दोस्तों उसके बाद मंजू जो है वो रोने लगती है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते, इसका जवाब वो नहीं दे पाती। फिलहाल ये होता है कि जमाना कहता रहा, जिसको जो भी कहना वो कहता रहा, लेकिन आखिरकार विजय बहादुर जी ने मंजू को अपना लिया और इन दोनों ने मंदिर में बहुत ही साधारण तरीके से वो उसकी मांग भरते हैं और वो उनकी अर्धांगिनी बन जाती है। आज ये लोग बहुत ही खुश हैं। इनकी दुनिया जो एकदम वीरान हो चुकी थी, हरियाली उसमें आ चुकी है, बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये रही विजय बहादुर और मंजू की एक अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।